क्या आज हम लोग का 13 लेक्चर होगा। तो पहले का लेक्चर्स हम लोग का ग्राफ वाला पार्ट मिस हो रहा था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, ज़्यादातर कैलकुलस में 12th में हम लोग देखेंगे। तो ग्राफ जो है ना, ट्रेसिंग आज लर्न करेंगे और देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो साइन एक्स, सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग देखेंगे। वैसे मैं ड्रॉ कर दिया हूँ साइन एक्स का ग्राफ, फिर भी मैं ट्रेसिंग बताऊंगा कि कैसे अभी हम लोग इसको ट्रेस किए हैं, लेकिन इसको जो है ना डिटेल में हम लोग 12th में मैं ट्रेस करके बताऊंगा। लेकिन अभी भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से क्यों ट्रेस किया गया। साइन एक्स जो है ना ऑरिजिन से पास करेगा हमेशा, देख रहे हो, ऑरिजिन से पास करेगा। साइन 90 पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन पाई 0 होता है तो फिर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। 3 पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू -1 होता है। 2 पाई पे फिर 0 होता है। 5 पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू 1 होता है, फिर 3 पाई पे 0 हो जाएगा। अब जानते हो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है। तो ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है ना। इस तरह का नेचर होता है इसका, रिपीट करता है ग्राफ। क्या करता है आपको, सी ग्राफ जो है ना ड्रॉ बोलोगे कैसे किया गया है, तो एक चार्ट में जो है ना कुछ वैल्यू जो है ना लिया गया है एक्स और वाई का। जैसे हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स का कुछ वैल्यू पुट करके, एक्स 0 पे साइन 0 होता है। एक्स 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 1/2। 60 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है, √3/2। उसी तरह था 90 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जैसे 120 डिग्री पे वैल्यू निकालोगे तो 90 cos 30 डिग्री √3/2 अगेन हो जाएगा। 150 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू अगेन हाफ हो जाएगा, और 180 डिग्री पे इसका वैल्यू अगेन क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका जो ग्राफ है ना प्लॉट करोगे तो 0 पे 0, ठीक है ना, इससे बढ़ेगा हाफ, यानी 30 डिग्री पे हाफ हो गया, ये लेट्स से हाफ। फिर आगे बढ़ोगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे इसका वैल्यू जो है ना √3/2 हो रहा है, तो थोड़ा सा और इंक्रीज किया वैल्यू, ठीक है ना, √3/2। 90 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। उसके बाद देख रहे हो 120 पे इसका वैल्यू जो है ना फिर डिक्रीज करेगा, √3/2 होगा, ये हो जाएगा 120 पे। फिर 150 पे फिर अगेन हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो ये हाफ के इक्वल हो गया 150 पे, और 180 पे इसका वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। ये सब पॉइंट को जब प्लॉट करोगे ना तो कुछ इस तरह से ग्राफ इसका आएगा नेचर। तो वही मैं ड्रॉ किया इसका नेचर, 0 से पाए में इसका नेचर ना इसी तरह से आएगा, ये 0 से पाए। उसी तरह से आगे वैल्यू लेता गया, और ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करोगे, ठीक है ना, हाँ ग्राफ प्लॉटिंग, हाँ एंगल एक्स एक्सिस पे होगा साहिल, और वाई एक्सिस पे जो है ना वो साइन का वैल्यू होगा। सो वाई एक्सिस पे साइन का वैल्यू होगा और एक्स एक्सिस पे एंगल होगा। एंगल को जनरली हम लोग रेडियन में ही लिखेंगे, ठीक है साहिल, डिग्री में नहीं लिखोगे। इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हो ग्राफ को। ये बेसिक ग्राफ है जो कि आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट्री ग्राफ। कुछ एलिमेंट्री ग्राफ होंगे, जैसे मैं लॉग का ग्राफ हो गया, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया, और जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है, ये सब ग्राफ एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं। ये ग्राफ से ना दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे साइन एक्स का ग्राफ मेमोराइज रखना पड़ेगा, उसी से साइन 2x का, या साइन x/2 का, या साइन x -π/3 का, इस सब का ग्राफ आप क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। वैसे ग्राफ का मैं अलग से लेक्चर लूंगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो साइन 2x हो गया, साइन x/2 हो गया, तो उस सब का ग्राफ प्लॉटिंग करने का तरीका हम लोग लर्न करेंगे। अभी मैं जस्ट एलिमेंट्री ग्राफ देख रहा हूं कि कैसे हम लोग साइन एक्स का ग्राफ दिखेगा आपको। साइनसॉइडल कर्व इसको बोला जाता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट देखो, पॉइंट वाइज इसमें मैं मेंशन कर देता हूं। डोमेन, देखिए ये वर्ड काफी आपको फेमिलियर होगा 12th में। डोमेन जो बोलते हैं, एक्स का वैसा वैल्यू, डोमेन बेसिकली एक्स को बोलते हैं, ठीक है, सिंपली। और एक्स का वैसा वैल्यू जहां पे फंक्शंस क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो साइन एक्स बोलेगा कि कहां पे डिफाइंड होगा, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू होगा। एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब ऑल रियल वैल्यू। एक्स कुछ भी पुट करोगे तो साइन एक्स जो है ना डिफाइंड होगा। सो होल रियल वैल्यू पे साइन एक्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। बोलोगे इसका रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज, ये पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, डोमेन और रेंज। रेंज साइन एक्स
का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है। ये इसका रेंज होगा। रेंज बेसिकली हो गया आउटपुट जो जनरेट कर रहा है फंक्शन। सो sin x का जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा। sin x का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है। x कितना भी बड़ा वैल्यू पुट कर दो, मिनिमम वैल्यू ये -1 ही जनरेट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा साइन का 1 जनरेट करेगा। यानी इसका ग्राफ जो है ना ओनली वैरी करेगा किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। y एक्सिस -1 से नीचे नहीं जा सकता है ग्राफ और 1 से ऊपर नहीं जा सकता है sin x का ग्राफ। तो sin x का ग्राफ फ्लक्चुएट करेगा किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। y को हम लोग रेंज बोलते हैं, x को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन क्या होगा, x का वैसा वैल्यू जहां पे फंक्शंस डिफाइंड हो उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। सिंपली x और y, ठीक है, x डोमेन हो गया और y रेंज होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, रेंज जो होता है -1 से 1 होता है sin x का। दूसरा बात, sin x एक पीरियोडिक फंक्शंस होता है। अब बोलोगे कि पीरियोडिक फंक्शंस किसको बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस वैसा फंक्शंस होगा जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नेचर क्या करता है, उसका रिपीट करता है। क्या बोला हूं, पीरियोडिक फंक्शंस वैसा फंक्शंस होता है जो कि हम लोग फंक्शंस 12th में पढ़ेंगे, जिसका एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नेचर क्या करता है, रिपीट करता है। देखो गौर से, जैसे इस इंटरवल को देखो, -2π से 0 के बीच में, -2π से 0 के बीच में इसका नेचर ऐसा है। लेकिन अगर 0 से 2π में देखोगे तो फिर ये नेचर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो नेचर -2π से 0 के बीच में, वही नेचर 0 से 2π के बीच में, फिर आगे चल के ये नेचर फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी एवरी 2π इंटरवल पे sin x का नेचर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होगा, 2π होगा। वो मिनिमम इंटरवल जहां पे उस फंक्शंस का ग्राफ रिपीट करता है उसी को हम लोग पीरियड यानी तो फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो sin x क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। sin x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, पीरियड बोला फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, विथ पीरियड 2π। एवरी 2π इंटरवल के बाद साइन का नेचर रिपीट करता है। साहिल, सिंपली डोमेन वो हो गया जहां एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ जहां से जहां तक ट्रेवल करेगा उसको हम लोग डोमेन कहते हैं साहिल। जो इनपुट खा रहा है फंक्शन, जो ना एज ए इनपुट दे रहे हो, दैट इज डोमेन। तो इनपुट जो दे रहे हैं 0π/2π, 2π, 3π, 4π, 6π, 8π, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू दे सकते हो। तो जो इनपुट है कुछ भी दोगे sin x उस वैल्यू को लेगा, तो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। सिंपली एक्स एक्सिस पे फंक्शंस का ग्राफ कहां से कहां तक है, दैट इज डोमेन, ठीक है। और रेंज हो गया आउटपुट। एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, एक्स जब इनपुट दिए तो जनरेट क्या करेगा, फंक्शंस कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। कहां लिखा हूं, YT, ये रेंज लिखा हूं। y sin x जो है ना -1 से 1 है और y ही किसके इक्वल है, sin x के इक्वल है। तो y का जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा, ठीक है। डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज होगा -1 से 1। sin x का रेंज होगा -1 से 1। अब क्योंकि sin x y के इक्वल है तो y का वैल्यू -1 से 1 होगा। और स्वास्थ्य नहीं समझ में आया, टाइप करो फिर से, क्या बोले हो। और sin x एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है। समझ गए, ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझे, डोमेन, रेंज और पीरियोडिक फंक्शंस, ये तीनों बात समझ में आया, एक बार सभी लोग टाइप कर दो। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। ये दो पॉइंट भाई जो लिखवाया ये सभी को समझ में आया, डोमेन, रेंज और पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है ना। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसको भी, ओके। तीसरा पॉइंट देखो, अब आगे देखो, अभी जो है ना ये सब टर्मिनोलॉजी खूब यूज होने वाला है 12th में।
हाँ, पीरियोडिक फंक्शन बहुत डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ेंगे स्वास्थ्य। देखो पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होता है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे उसका नेचर क्या करता है, रिपीट करता है। अगर नेचर रिपीट कर रहा है तो वो फंक्शन पीरियोडिक होगा, अगर नेचर रिपीट नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का केमिस्ट्री में सर इसका ग्राफ बताए होंगे, इस तरह का ग्राफ होता है। ये पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होगा क्योंकि इसका नेचर रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही पाराबोला बन रहा है। अगर ये पाराबोला बार बार पाराबोला बनता तो उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है स्वास्थ्य। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शंस नहीं होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होगा। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शंस है। क्यों होगा साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन? कोई भी 2 पाई इंटरवल सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं माइनस पाई से पाई ले लेता हूं, ठीक है ना, तो माइनस पाई से पाई क्या होगा, 2 पाई इंटरवल होगा। तो इसका नेचर कुछ इस तरह से आ रहा है, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो देखो पाई से 3 पाई के बीच में इसका नेचर यही रिपीट कर रहा है ना। तो जो माइनस पाई से पाई के बीच में आ रहा है वही पाई से 3 पाई के बीच में आ रहा है। तो ये नेचर रिपीट कर रहा है, जिसका इंटरवल क्या है, पाई से 3 पाई के बीच में इंटरवल 2 पाई होगा ना, 3 पाई माइनस पाई। तो ये मिनिमम इंटरवल क्या होगा, 2 पाई होगा। एवरी 2 पाई इंटरवल पे साइन एक्स का नेचर क्या हो रहा है, रिपीट करता है। उसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन, तो साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि एवरी इसका जो वैल्यू होगा 2 पाई, अगर ऐड कर दोगे साइन में ना तो वैल्यू वही होगा, जो 0 पे वैल्यू होगा ना वही 2 पाई पे वैल्यू होगा। सर ये सिर्फ 2 पाई के लिए वैलिड है। हाँ स्वास्थ्य इसको फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, जो ना इसको क्या बोलते हैं, विथ फंडामेंटल पीरियड। मिनिमम इंटरवल को हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, जबकि इसका जो पीरियड होता है वो 2n पाई होता है। आगे चल के बताऊंगा इसका पीरियड क्या होगा, 2n पाई होगा, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब बोलोगे कि पीरियड और फंडामेंटल पीरियड में क्या अंतर है, ये सब पढ़ेंगे। पीरियड जैसे n अगर 1 रखोगे तो 2 पाई आएगा, और n अगर 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा। कोई बोल सकता है ना कि सर 4 पाई इंटरवल पे भी तो नेचर रिपीट करेगा, क्योंकि ये नेचर फिर से भी तो रिपीट कर सकता है ना, ये नेचर जो है फिर से रिपीट कर सकता है। इसका 4 पाई भी तो बोल सकते हो पीरियड होगा, क्योंकि एवरी 4 पाई इंटरवल पे इसका नेचर फिर से रिपीट करेगा। तो जो मिनिमम इंटरवल है स्वास्तिक, जो मिनिमम इंटरवल है उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। यहाँ पे हम फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। पीरियड कैन बी एनीथिंग। पीरियड जो होगा 2 पाई के नेचुरल मल्टीपल में होगा। पीरियड बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। 2 पाई अगर पीरियड फंडामेंटल पीरियड है तो 4 पाई भी क्या होगा, अगर 2 पाई पे नेचर अगर रिपीट कर रहा है तो 4 पाई पे नहीं करेगा क्या नेचर रिपीट, ये नेचर रिपीट आगे भी तो करेगा। एनीवे इतना नहीं जानना है, अभी पीरियड छोड़ दो। अभी जस्ट याद रखो कि 2 पाई वो मिनिमम इंटरवल होगा, 2 पाई से छोटा इंटरवल नहीं हो सकता, 2 पाई से बड़ा हो सकता है, 2 पाई से छोटा नहीं हो सकता। तो उस छोटे इंटरवल को नाम दिया गया है फंडामेंटल पीरियड। ठीक है स्वास्थ्य, समझे। पीरियोडिक बढ़े आगे। ओके अब देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये भी वर्ड आपको बहुत फैमिलियर हो गए जब 12th में जाएंगे। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं, एक्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ोगे एक्स तो वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वाई इंक्रीज कर रहा है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्या हो रहा है, इसका वाई बढ़ रहा है। देख रहे हो माइनस पाई बाय 2 पे -1 था, फिर बढ़ते 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 0 हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू 1 हो गया। यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में देखो, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में y फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। y इसका घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। पाई पे फिर 0 हो गया, फिर नीचे जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा, फिर 3 पाई बाय 2 पे -1 आ जाएगा। यानी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ इसका क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। फिर अगेन 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में वैल्यू क्या होगा, y का इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है, राइट टू लेफ्ट नहीं देखोगे। जनरली हम लोग व्यू जो करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ व्यू करोगे। तो ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में डिक्रीजिंग होगा, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में क्या होगा, अगेन इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे भी देख सकते हो -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2 में ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना।
तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो साइन एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग भी होगा, डिक्रीजिंग भी होगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों करेगा। ठीक है। दूसरी बात, साइन ऑफ माइनस एक्स, ये मैं पहले आपको बताया हूं कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। जब भी इस तरह का रिलेशन माइनस अगर फंक्शंस के बाहर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शंस। दैट इंप्लाई साइन एक्स जो होगा इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, ये ऑड फंक्शंस बोलते हैं, यानी इस टाइप का रिलेशन होल्ड करता है ऑड फंक्शंस में। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ऑड फंक्शंस, ठीक है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शंस होगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ऑरिजिन पे एक मिरर रखोगे ना तो देख रहे हो इसका मिरर इमेज इधर बन जाएगा। यहाँ पे मेरे हाथ पे अगर मिरर रख दोगे तो इसका जो मिरर इमेज है इधर बन जाएगा। एनीवे ये सब अभी नहीं जानना है, अब जस्ट याद रखो साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π होता है। साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है। साइन एक्स रेंज होता है -1 से 1 होता है। ठीक है। अच्छा, साइन का वैल्यू कोई पूछे 0 कहां पे होता है, कौन बताएगा? साइन का वैल्यू 0 कहां पे होगा? अभी तक आप रटे हुए हो, एकदम स्वास्थ्य, गुड, वेरी गुड। साइन का वैल्यू आप लोग रटे हुए 0 पे 0 होता है। हाँ अक्षित सही बोल रहे हो, साइन का वैल्यू अब जो बोलना है ना 2nπ नहीं बोलना है, nπ पे 0 होता है, ये याद रखना है। अब कोई बोले कि साइन का वैल्यू कहाँ 0 होता है तो आप बोलोगे nπ पे 0 होता है, जहां n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। ठीक है रोहन, सो 0 आप नहीं बताना है। अब जब भी आपसे कोई पूछे कि साइन का वैल्यू 0 कहाँ होता है तो वन ऑफ दी वैल्यू 0 जरूर होगा, लेकिन एक 0 ही नहीं होगा जहां पे साइन का वैल्यू 0 हो सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू होगा। देख रहे हो एक्स एक्सिस को ये कहां पे क्रॉस कर रहा है, 0 पे भी कर रहा है, पाई पे भी कर रहा है, 2π 3π 4π, ऐसे बहुत सारे वैल्यू पे ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। एक्स एक्सिस को जहां क्रॉस कर रहा है वहीं पे y का वैल्यू 0 होता है ना, तो y किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है, और साइन को हम बोल रहे हैं 0 हो जाए, यानी y 0 कहां पे होगा, तो nπ पे होगा। अब कोई पूछ सकता है कि nπ आए कैसे, तो nπ आए कैसे कि पाई 2π 3π 4π ये एपी में है, एपी के फॉर्मूले से लिखा गया है। ठीक है ना, nπ। तो ध्यान रखना है साइन का वैल्यू 0 nπ पे होता है। कोई आपसे पूछे कि साइन एक्स का वैल्यू 1 कहां पे होता है तो क्या बताओगे आप, साइन का वैल्यू 1 कहां पे होता है, साइन एक्स का वैल्यू, सॉरी साइन एक्स का वैल्यू 1 कहां पे होगा? आप लोग क्या रटे हुए हो, वो वैल्यू क्या होना चाहिए? स्वास्तिक बोल रहा है nπ/2 90 डिग्री, एकदम हिमांशु सही है, 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू 1 होता है। हाँ अक्षित एकदम सही हो, क्लोज हो लेकिन एक्यूरेट नहीं है। 4n + 1 x = 4n + 1 × π/2 पे, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। 4n + 1 × π/2 पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे लिखे हो, तो देख सकते हो π/2 पे वैल्यू 1 है, अगेन 1 कहां पे है, 5π/2 पे, तो π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, तो नेक्स्ट वैल्यू 9π/2 होगा, उसी तरह से 13π/2 होगा, और ये एपी में है। तो एपी के फॉर्मूले से, एपी के जनरल फॉर्मूला a + n - 1 × d से लिखा गया है। ठीक है ना। एनीवे इतना कैसे लिखा गया वो जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट अभी आप मेमोराइज किए हो कि साइन का वैल्यू 1 जो होता है वो 90 डिग्री पे याद तो होता है। ठीक है, ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई आप ये कर लो कि कोई बोले अब आपसे पूछे कि साइन का वैल्यू 1 कहां पे होता है, तो 90 डिग्री ना बोल करके आप जनरल वैल्यू बोलोगे, 4n + 1 × π/2 पे होता है। देख रहे हो n अगर 0 रखोगे तो वन ऑफ दी वैल्यू π/2 आ ही जाएगा। ठीक है हिमांशु, 90 डिग्री भी आ जाएगा। n अगर इसमें 1 रखते हो तो वैल्यू कितना आएगा, n अगर 1 रखोगे तो 4 + 1 ये 5π/2 आएगा। अब दिख रहा है ग्राफ पे 5π/2 पे इसका वैल्यू दिख रहा है, 1 के इक्वल होगा, नहीं हो रहा है, 5π/2 पे 1 हो रहा है। अगर -1 रखोगे तो क्या आएगा, इसमें n का वैल्यू अगर -1 रखोगे तो -4 + 1 तो -3π/2, तो -3π/2 ये आएगा। आप देख सकते हो ग्राफ पे -3π/2 पे भी वैल्यू साइन का क्या हो रहा है,
1 के इक्वल हो रहा है। ऑड फंक्शंस के बॉक्स में बगल में लिखो एफ फंक्शन है जो है ना, एफ लिखो यहाँ पे। एफ मतलब एफ स्टैंड फॉर फंक्शन। जैसे मैं कभी इस तरह से लिखूं ना कि ये एफ कुछ भी हो सकता है, एक्स साइन हो सकता है, ये एफ कॉस भी हो सकता है, बात समझे, और ब्रैकेट में एक्स, तो ये एफ का मतलब हो गया फंक्शन। वो फंक्शन साइन भी हो सकता है, वो फंक्शन कॉस भी हो सकता है। तो एक जनरलाइज रिजल्ट लिखने के लिए लोग एफ लिखता है, ठीक है दिव्यांश। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब भी इस टाइप का रिलेशन कोई होल्ड करेगा कोई फंक्शंस, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शंस बोलेंगे। जैसे साइन में माइनस सप्लाई कर रहे हो तो वो माइनस साइन क्या हो रहा है, बाहर आ जाता है, ठीक है, जबकि कॉस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कॉस को हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन होता है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन होगा। एक बात और, साइन का वैल्यू -1 कहां पे होगा? साइन का वैल्यू -1 होता है x इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। n बिलोंग्स टू इंटीजर, 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। जैसे n अगर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 आएगा, और माइनस पाई बाई 2 पे देखो साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। n अगर इसमें 1 पुट करोगे ये 3 पाई बाई 2 आएगा। अगेन देख सकते हो 3 पाई बाई 2, ग्राफ पे देखो 3 पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यानी इन जनरल साइन का वैल्यू कोई बोले कि -1 कहां पे होगा, तो आप -90 डिग्री ना बोल करके आप एक जनरल वैल्यू बोलोगे 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 पे होता है, ठीक है, 4n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के आगे पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू ऑलवेज -1 के इक्वल होता है। याद रहेगा ये तीन वैल्यू, 0, 1 और -1। बाकी अनदर वैल्यू निकालने का तरीका मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही पढ़ेंगे, वो भी 3-4 लेक्चर्स का लेक्चर रहेगा आपका। 4 पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी जो अभी चल रहा है, दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तीसरा पार्ट है आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, और चौथा पार्ट है जो 12th में हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो टोटल 4 पार्ट है ट्रिगो में, याद रहेगा ये फंक्शंस। रब करें इसको सबसे सभी लोग। सो साइन का वैल्यू 0 n पाई पे होगा, 1 जो होगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे, और 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू -1 के इक्वल होगा। ग्राफ इसका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। यहां मैं लिख देता हूं आपको। So x belongs to sin x is increasing, sin x is increasing graph in x belongs to माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है ना, इसमें इंक्रीज करेगा यूनियन, फिर इंक्रीज कहां करेगा, इस इंटरवल में करेगा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। ऐसे बहुत सारे इंटरवल होगा जहां पे ये इंक्रीज करेगा। और sin x जो होगा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, sin x इज डिक्रीजिंग ग्राफ इन x बिलोंग्स टू, किसमें डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करेगा -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2, ठीक है ना, यूनियन, फिर ये डिक्रीज करेगा आपका पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ऐसे बहुत सारे इंटरवल होगा जिसमें ग्राफ डिक्रीज करेगा। अभी जस्ट आपको ये याद रखना है कि sin x डिक्रीजिंग होता है इस इंटरवल में, -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2। इसी को आगे चल के बताऊंगा, इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। स्वास्तिक डोमेन जो है ना, x को हम लोग डोमेन बोलते हैं। स्वास्तिक डोमेन वो वैल्यू है, डोमेन मींस x हो गया, x का वैसा वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो sin x जो डिफाइंड होता है x के सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा, 1000 डिग्री रख दो या 5000 डिग्री, sin x के सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा। यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है। मतलब ये होगा कि देखो एक बात बताओ, 1/x है, अच्छा ये बोलो ये फंक्शन है मैंने डिफाइन किया दिव्यांश, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, x का क्या वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, बता सकते हो x के किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा।
ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये पढ़े होगे। हाँ, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, इसका डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। अब जीरो क्यों हटाए, क्योंकि जीरो पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। हाँ, जीरो से लेस और जीरो से ग्रेटर वो डोमेन होगा, समझे डोमेन का मतलब। सो डोमेन वो वैल्यू होगा जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा, दैट इज डोमेन। दिव्यांश, जैसे tan x जो है ना, आगे चल के बताऊंगा, पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होता है, तो tan x जो है ना पाई बाय 2 के डोमेन में नहीं होगा। तो डोमेन वो हो गया जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, क्योंकि tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, और कॉस 90 जानते हो जीरो हो जाता है, तो डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यूनियन मतलब एडिशन हो गया, प्लस मतलब यूनियन का मतलब सोचो ऐड प्लस, ठीक है ना। जस्ट मैथ में यूनियन का मतलब एडिशन हो गया, ऐड करने का तरीका। दो सेट को ऐड करना हो तो हम लोग यूनियन लिखते हैं, ये सब हम लोग सेट थ्योरी में देखेंगे स्वास्थ्य, ठीक है ना। प्लस ना लिख करके यूनियन लिखा जाता है। नंबर सिस्टम में नंबर को ऐड करना हो तो हम प्लस लिखते हैं, लेकिन अगर दो सेट को अगर ऐड करके लिख रहा हो तो यूनियन करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें और किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। ये हो गया ऑल अबाउट साइन एक्स के बारे में। रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, और भी कहीं पे डॉट। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेकंड देखो, y इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का भी नेचर जो है ना कुछ इसी तरह होता है, साइन एक्स के जैसा ही, लेकिन कॉस एक्स जो है ना ऑरिजिन से पास नहीं करता है, क्योंकि कॉस जीरो जो होता है ना 1 होता है, तो इस तरह से क्रॉस करेगा। ठीक है ना, ये ग्राफ होगा कॉस का, पाई बाय 2 हो जाएगा, ये पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई 5 पाई बाय 2, 3 पाई, और ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2। पाई बाय 2 हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2, हो जाएगा माइनस 2 पाई, हो जाएगा माइनस 5 पाई बाय 2। कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होता है, ये 1 होगा। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, कॉस का भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 ही होता है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ये फ्लक्चुएट करेगा -1 से 1 के बीच में। पहला पॉइंट, इसका जो डोमेन होगा ये भी x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होगा। और इसका भी रेंज वही होता है जो साइन का रेंज होता है, तो cos x का भी रेंज क्या होगा, -1 से 1 ही होगा, यानी y का रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा। दूसरा पॉइंट, cos x भी क्या होगा, पीरियडिक होगा। cos x इज पीरियडिक फंक्शन विद, इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई होता है, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड उसका भी क्या होगा, 2 पाई होगा। यहां से देख सकते हो एवरी 2 पाई, जैसे -2 पाई से 0 लेते हो, ये नेचर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये नेचर रिपीट कर रहा है।
जैसे इसके बीच में देखोगे तो ये नेचर हो गया, और इसके बीच में देखोगे तो ये नेचर हो गया। तो ये नेचर रिपीट करता है एवरी 2 पाई इंटरवल पे, इसका नेचर क्या होगा, ठीक है, रिपीट करेगा। तो एज इट इज है, पहला दूसरा पॉइंट जैसे साइन के लिए बताया था वैसे ही कॉस के लिए होगा। डिफरेंस यही है कि साइन ऑरिजिन से पास करता है, कॉस ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 से पास करेगा। तीसरा पॉइंट जो है कॉस, आप जानते हो माइनस एक्स क्या होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। मतलब ये जो फंक्शन होगा ये बेसिकली इवन फंक्शन होगा। तो जब भी माइनस एक्स माइनस सप्लाई करें और फंक्शन में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शंस। यानी इवन फंक्शन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शंस। अगर माइनस साइन बाहर आ गया तो ऑड फंक्शन, और माइनस अगर खत्म हो गया तो इवन फंक्शंस, याद रहेगा। तो इवन फंक्शंस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। जैसे कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉस ऑफ एक्स हो रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शंस बोलते हैं। इवन फंक्शंस क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिसिटी तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। वाई एक्सिस पे अगर मिरर रख दो, वाई एक्सिस पे मिरर रख दो तो ये इसका मिरर इमेज होगा। ये ग्राफ का मिरर इमेज नहीं होगा इस तरह से, देख रहे हो, ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो cos x क्या होता है, जितने भी इवन फंक्शंस होता है वो वाई एक्सिस के और सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट कि cos का वैल्यू 0 कहां पे होगा, तो cos का वैल्यू 0 आप रटे हुए हो 90 डिग्री पे होता है cos का वैल्यू 0, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि cos का जो वैल्यू 0 होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है। तो ऑड जो है ना हम लोग लिखते हैं 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सो cos का वैल्यू जो 0 होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होगा। अब बोलोगे आप कैसे लिख रहे हो, अब यहां देख सकते हो n अगर 0 रखोगे ना तो पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, n अगर 1 रखोगे 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस सब वैल्यू पे 0 आ रहा है। तो एपी के फॉर्मूले से जनरलाइज कर दिया गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो अभी तक आप रटे हुए हो कि 90 डिग्री पे cos का वैल्यू 0 होता है। अब आप बोलोगे कि 90 डिग्री नहीं, इवन ऐसे बहुत सारे वैल्यू होंगे, वो बहुत सारे वैल्यू क्या होंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होंगे, जहां पे cos का वैल्यू 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जानते हो जो कंपटीशंस में बैठता है ना, ये सब वैल्यू जिसको अगर याद है बहुत इजिली निकालता है। बहुत लोग क्या करते हैं, cos का रट के जाते हैं 90 डिग्री पे जो वैल्यू होता है 0 होता है, वो ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अपने कोर्स में -90 से +90 के बीच में नहीं पूछता है। जनरली आपको वो बोर्ड में सिर्फ पूछता है। जनरली कंपटीशंस में ना 90 से हायर एंगल का ही वैल्यू आपको साइन कॉस टैन में पूछता है। तो आपको जनरल वैल्यू याद रखना है, इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं। cos x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होगा। दूसरी बात की cos का वैल्यू 1 जो होता है वो x इक्वल टू 2n पाई पे होगा। आप जानते हो x इक्वल टू 0 पे cos का वैल्यू 1 होता है, लेकिन n अगर 1 रखोगे तो देख रहे हो 2 पाई, तो 2 पाई पे ये वैल्यू दिख रहा है ग्राफ पे, 2 पाई पे 1 होता है। n का वैल्यू अगर -1 रख दोगे तो -2 पाई आ जाएगा, तो -2 पाई पे भी इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो cos का वैल्यू आप रटे हुए हो कि 0 डिग्री पे जो होता है cos का वैल्यू 1 होता है। अब क्या कहना है कि cos का वैल्यू कहां होता है 1, तो आप बोलोगे वो जनरल वैल्यू कमेंट करोगे, वो जनरल वैल्यू 2n पाई होगा। और n कुछ भी इंटीजर है, जो भी आप इंटीजर लेना चाहो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, कुछ भी वैल्यू लो, वो x निकालोगे उस x के सभी वैल्यू पे cos का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और cos का वैल्यू -1 जो होता है वो बेसिकली x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई। देख रहे हो n अगर 0 रखोगे तो पाई आ जाएगा, n अगर 1 रखोगे, अगर n अगर 1 रखोगे तो 3 पाई। तो देख रहे हो पाई पे इसका वैल्यू -1 आ रहा है, 3 पाई पे भी इसका वैल्यू -1 आ रहा है। तो जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है उस पे cos का वैल्यू -1 होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, यानी तो निगेटिव में -पाई, -3 पाई, -5 पाई,
उस सब पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, समझे सभी लोग। डोमेन रेंज कॉस जो है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर जानना चाहते हो तो कॉस जो है 0 से आगे और पाई तक ये ग्राफ जो होता है इंक्रीजिंग होता है, फिर पाई से 2 पाई में ये ग्राफ डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। फिर 2 पाई से 3 पाई में फिर ये ग्राफ क्या करता है, ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है ना, इसमें डिक्रीज करेगा, इंटरवल में इंक्रीज करेगा। ज्यादातर आपको 0 से पाई याद रखना है। सो जस्ट एक पॉइंट मैं और लिख देता हूं। सो cos x इज सॉरी उल्टा लिख दिया, cos x 0 से पाई में डिक्रीजिंग होगा, उल्टा में लिख दिया, ठीक है ना, इसमें डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा, और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, समझे। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का मतलब x डिक्रीज कर रहा है, x घट रहा है, y घट रहा है, x बढ़ाने पे y क्या हो रहा है, घट रहा है, ये डिक्रीजिंग होगा। फिर इंक्रीजिंग होगा, x बढ़ रहा है, फिर इसके आगे x क्या हो रहा है, सॉरी y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो cos x क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, cos x इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0। जस्ट आपको ये याद रखो, प्रिंसिपल वैल्यू इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू में अगर याद रहेगा ना तो बाकी आप कमेंट कर ही दोगे। जब 0 से पाई आपको डिक्रीजिंग याद रहा तो पाई से 2 पाई में आप बोलोगे इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, अल्टरनेट होता है। तो 0 से पाई अगर याद रखे हुए हो कि डिक्रीजिंग होता है cos x, तो ऑब्वियसली पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग होगा, फिर 2 पाई से 3 पाई में फिर से डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा इंटरवल नहीं लिख रहा हूं, जस्ट 0 से पाई लिख रहा हूं। वहां पे -π/2 से π/2, sin x में क्या था, -π/2 से π/2, उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, आगे चल के बताऊंगा आपको। बस इतना ही है cos x के बारे में, और भी किसी को इसमें डाउट? तो जस्ट वैसा ही था, बहुत सारे पॉइंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है जो साइन में मैं बताया था। ठीक है, समझे सभी लोग। रब करें इसको, cos x सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के वर्ड। इवन फंक्शन आगे चल के लिखवाऊंगा 12th में, सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के वर्ड, और जो ऑड फंक्शन होता है वो ऑर्जिन के वर्ड सिमेट्रिक होता है। यही सब तो पढ़ना है 12th में आपको। ये सब नेचर्स जो है ना, ग्राफ का नेचर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा। dy/dx जिधर पॉजिटिव होगा उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, dy/dx जहाँ पे निगेटिव होगा उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। पूरा ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब एकदम सीखेंगे स्वास्तिक। अभी जो है ना फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, डिटेल में हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन लर्न करेंगे। पूरा तो 12 डिफरेंशिएशन ही है स्वास्तिक। अभी इसको डिटेल में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 11th में जरूरत नहीं है अपने को। देखो y इक्वल टू tan x, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। इसका जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे ना तो इस तरह से ग्राफ आएगा। देखो π/2 पे π/2, लेट्स से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, π/2 पे tan अनडिफाइंड होता है, पाई पे 0 होता है, फिर 3π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, फिर 2 पाई हो गया, फिर 5π/2, ठीक है, 3 पाई, इस तरह से -π/2 -π, और लेट्स से वैल्यू -3π/2 है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो tan का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होगा, tan 0 0 होता है, tan जो है ना इंक्रीजिंग होता है, इस तरह से ग्राफ होगा।
ठीक है ना, इस तरह से इसका tan का ग्राफ होता है। बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं है, एलिमेंट्री ग्राफ जो है ना, जैसे ट्रिगो हो गया, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ऐसे देखोगे तो 13-14 ग्राफ है एलिमेंट्री ग्राफ, जिसको आपको मेमोराइज रखना है। तो tan x का ग्राफ ये होता है, tan x ऑरिजिन पे क्या होता है, 0 होता है। तो पहला पॉइंट ये होगा कि tan x, और ये ग्राफ जो है ना हमेशा इंक्रीजिंग होगा, यानी x कोई भी ले लो, ये ग्राफ इंक्रीज ही करेगा, ये इंक्रीज ही करेगा ग्राफ। पहला डोमेन के बारे में मैं लिख रहा हूं, आप देखो डोमेन अच्छे से समझ में आएगा। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए, इस वैल्यू को छोड़ करके, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स है, ये वैल्यू नहीं लेना है। 2n+1 इंटू π/2 को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू लेना है। नॉन एलिमेंट्री बोलते हैं दिव्यांश, बाकी सारे ग्राफ को नॉन एलिमेंट्री बोलते हैं। ये सब एलिमेंट्री ग्राफ हो गया। 15-17 ग्राफ है, sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, e⁻x, ln x, इस सबको एलिमेंट्री ग्राफ बोलते हैं। डोमेन, आप देखो डोमेन, देखो डोमेन समझ में आया, स्वस्तिक। अब डोमेन का मतलब समझो, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n, बोल रहे ये वैल्यू क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू पे cos का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो डोमेन एलिमेंट्री ग्राफ, सिंपलेस्ट ग्राफ, जो सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ होगा उसको एलिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे y = sin x², एलिमेंट्री ग्राफ, ये एलिमेंट्री नहीं होगा। sin of x² एलिमेंट्री नहीं होगा, जो सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ होगा, ठीक है स्वास्तिक। sin x, cos x, tan x, इस सबको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ग्राफ, एलिमेंट्री फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस बहुत सारा टाइप होता है, आगे चल के पढ़ोगे। कंपोजिट फंक्शंस होता है, 1 1 2 इनटू, ऐसे 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट और मल्टीपल ऑफ π/2, और इसका जो रेंज होता है, कोई बता सकता है tan x का रेंज क्या होगा। tan x देख रहे हो ग्राफ, इसका किधर जा रहा है, -∞, ऊपर कहां जा रहा है, +∞। तो tan x का जो रेंज होता है -∞ से +∞ होता है, यानी ये जनरेट करेगा -∞ से +∞ के बीच में। x बढ़ाते जाओगे, y बढ़ते चला जाएगा, π/2 एग्जैक्टली π/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, tan x जो होगा पीरियोडिक होगा, tan x इज पीरियोडिक with fundamental period इसका पाई होगा, 2π नहीं होगा। साइन कॉस का पीरियड 2π होता है, जबकि tan x का पीरियड पाई होता है। एवरी, देख रहे हो ये पाई इंटरवल, एवरी पाई इंटरवल पे इसका नेचर रिपीट कर रहा है, देख रहे हो, ये पाई इंटरवल होगा, ये पाई इंटरवल होगा, एवरी पाई इंटरवल पे इसका नेचर रिपीट करता है, ठीक है ना। सो tan x जो होगा पीरियडिक फंक्शंस होगा, जिसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि tan x जो है, tan of -x इक्वल टू होता है -tan x। आप बोल सकते हो tan x क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। सो tan x इज एन ऑड फंक्शन। सो sin x और tan x, sin x भी ऑड फंक्शन था और tan x भी होगा, cos x नहीं होगा, cos x एक इवन फंक्शन होगा। और याद रखना कि tan x 0 कहां पे होगा, tan x 0 0 पे होता है, आप याद रखे हुए। अब देखो tan x 0 वहीं पे होगा जहां पे sin 0 होगा, ऐसे मेमोराइज रख सकते हो। तो tan 0 वहीं पे होगा जहां पे sin 0 होगा, और sin 0 0 पे होता है तो tan भी 0 पे 0 होगा। तो sin का जनरल वैल्यू क्या लिखा हूं, sin का जनरल वैल्यू 0 जो लिखा हूं वो n π पे होता है, यानी tan भी क्या होगा, n π पे 0 होगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है ना। और अगर बोले कि tan x अनडिफाइंड क्या होगा, अगर बोले कि tan x अनडिफाइंड है तो x क्या बोलोगे, tan x अनडिफाइंड कहां पे होगा, x 2n इक्वल टू π/2 पे होगा, ठीक है ना। तो tan x जो अनडिफाइंड होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होगा। ये प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शंस होगा। सो tan x is increasing
इंक्रीजिंग इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में ये फंक्शंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देख लो थ्रू आउट वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू जो है ना इंक्रीज कर रहा है। एक्स बढ़ाते जाओ वाई भागते जा रहा है, एक्स बढ़ाते जाओ वाई इंक्रीज करते चला जाएगा, एक्स बढ़ाते जाओगे वाई बढ़ते चला जाएगा। कोई भी इसमें डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, टाइप करो इसमें कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो ये भी पीरियड, इसका पीरियड पाई होगा। डोमेन याद रखना है ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस वहां पे 0 हो जाता है, तो वो वैल्यू को छोड़ करके सारा वैल्यू होगा। रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, जबकि साइन कॉस का रेंज -1 से 1 था। ठीक है, ये जनरेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू कर सकता है। पीरियडिक फंक्शन होगा, पीरियड पाई होगा, ऑड फंक्शन है। और दो वैल्यू याद रखना है कि tan 0 कहां पे होता है और tan अनडिफाइंड कहां पे होता है। एक बार कमेंट करो सभी लोग। तो ये हो गया ऑल अबाउट tan x के बारे में। और tan किसी भी इंटरवल में डिक्रीज नहीं करेगा, हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा, जबकि साइन कॉस के साथ ऐसा नहीं था। और भी कोई डॉट आ रहा है दिमाग में? फ्रेंकली पूछो, कोई भी कहीं पे भी डॉट अगर लग रहा है तो, क्योंकि ये सब समझना जरूरी है। मतलब ये बेसिक हो गया, प्योर बेसिक हो गया, जहां से हम लोग जो है ना फाउंडेशंस ऊपर उठाएंगे हम लोग नॉलेज को। ठीक है, डब करें इसको। हिमांशु, अक्षित, आर्यन, रोशन, बहुत कम एकदम सब लोग। उत्कर्ष कुछ नहीं बोल रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो ओके। 4 ग्राफ याद रखना है। ये तो हो गया साइन कॉस tan और एक कॉट का, जो फ्रिक्वेंटली हम लोग ड्रॉ करेंगे 12th में। हाँ, कॉसेक और सेक का कम ड्रॉ होगा, लेकिन मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा स्वास्तिक, लेकिन 12th में कम ड्रॉ होगा। ज्यादातर ग्राफ साइन कॉस tan कॉट का ही ड्रॉ होगा। तो चलो मैं पहले कॉट ही ले लेता हूँ। देखो y इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट जो होता है कॉस बाय साइन होता है, और कॉट का ग्राफ ही होगा। सो कॉट 0 पे अनडिफाइंड होता है, π/2 पे 0 होता है। ठीक है, पाई पे फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 3π/2, फिर 2π पे अनडिफाइंड हो जाएगा कॉट। अभी डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, धीरे धीरे जो ना बार बार ट्रेस करेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कॉट इस तरह से ग्राफ होता है, π/2 पे कॉट का वैल्यू 0 होता है, इस तरह से डिक्रीज करेगा। 3π/2 पे अगेन 0 होता है, 5π/2 पे अगेन 0 होगा, यहीं से पास करता है, और ग्राफ इसका डिक्रीजिंग होता है। फॉलोअर उल्टा होता है, tan का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा। मतलब इस ग्राफ को देख के आप बोल सकते हो कि सबसे पहले डोमेन क्या होगा इसका। डोमेन इसका होगा x का वैसा वैल्यू जहां पे फंक्शंस डिफाइंड होगा, तो वो ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट n को छोड़ करके। अब बोलोगे n क्यों छोड़े हो, तो n पे साइन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नहीं मिरर इमेज तो नहीं होता एक्चुअली, मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज रहता तो फिर ऑरिजिन से पास करता है, क्योंकि tan ऑरिजिन से पास कर रहा है। दिख रहा है तुमको मिरर इमेज जैसा, लेकिन मिरर इमेज नहीं होगा। हाँ, लेकिन है वो है कि इंक्रीजिंग है तो उसका उल्टा ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। डोमेन इसका ऑल रियल होगा एक्सेप्ट n नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पे साइन का वैल्यू 0 हो जाता है, तो कॉट जो है ना वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा। जहां तक रेंज की बात है, इसका जो रेंज होगा
कॉटेक्स का भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, ये जनरेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। कॉटेक्स ही y के इक्वल है, y माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी भी जाएगा। दूसरा पॉइंट, कॉटेक्स भी क्या होगा, एक पीरियडिक फंक्शंस होगा। कॉटेक्स इज पीरियडिक फंक्शंस विथ, इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा पाई होगा, ठीक है ना। जैसे tan x का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, कॉटेक्स का भी फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। हाँ देख सकते हो स्वास्तिक, ये नेचर जो है ना, ये नेचर देख लो रिपीट कर रहा है। ग्राफ मेमोराइज रखना उतना टफ नहीं है, मतलब एक इंटरवल में याद रखो और फिर बाकी इंटरवल में उसी तरह से ट्रेस कर देना आपको। तो पीरियडिक फंक्शंस का ग्राफ उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो पीरियडिक फंक्शन होगा, इसका पीरियड पाई होगा, जो tan का पीरियड होता है वही cot का पीरियड होता है। तीसरा पॉइंट, cot जीरो कहां पे होगा, वैसे 90 डिग्री पे जीरो होता है, लेकिन इन जनरलाइज बात करो, जहां पे tan अनडिफाइंड होता है वहीं पे cot का वैल्यू जीरो होता है। क्या बोला हूं, जहां पे tan अनडिफाइंड होता है वहीं पे cot का वैल्यू जीरो होता है। यानी cot जीरो कहां पे होगा, 2n+1 इंटू π/2 पे होगा। देख रहे हो, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इसमें n का वैल्यू पुट करते जाओगे तो आते जाएगा, और इसी सब वैल्यू पे x एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, और x एक्सिस पे y क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और cot अनडिफाइंड कहां पे होगा, तो cot x जो है अनडिफाइंड कहां पे होगा, तो cot x अनडिफाइंड वहीं पे होगा जहां पे साइन जीरो होगा, यानी x = nπ, तो वहां पे cot x अनडिफाइंड होगा, ठीक है। cot x क्या होगा, ये cot x, cot ऑफ आप जानते हो -x = होता है माइनस cot x होता है, तो cot x जो होगा ना एक ऑड फंक्शन होगा, cot x इज एन ऑड फंक्शन। जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं ना वो सिमेट्रिक होता है, किसके अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। और इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यहां पे मिरर रख दो, यहां पे ऑरिजिन के ये अक्रॉस सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अक्रॉस अगर एक मिरर रख दो तो ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ये इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा, उसी तरह से इसका मिरर इमेज आगे आगे बन जाएगा, ड्रॉ नहीं किया हूं। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ 1/0 वन डिफाइंड होगा मैथ में, सम फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन 0, वो मैथ में अनडिफाइंड होगा, आगे चल के बताऊंगा। लेकिन टेंडिंग टू 0 अनडिफाइंड नहीं होता है, टेंडिंग टू 0, 0/0, 0/0 अनडिफाइंड नहीं होता है, उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। लिमिट में ये सब लर्न करेंगे। और cot x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, cot x इज एन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीज कर रहा है। cot x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शंस इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में ये फंक्शंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। tan x इंक्रीजिंग होता है, जबकि sin cos के साथ ऐसा नहीं था, sin cos इंक्रीज भी कर रहा था, डिक्रीज भी कर रहा था। sin जो है -π/2 से π/2 में इंक्रीज करता है, बाकी अगेन π/2 से 3π/2 में डिक्रीज करता है, फिर 3π/2 से 5π/2 में इंक्रीज करता है। जबकि cos के साथ क्या था, 0 से π में डिक्रीजिंग था, π से 2π में इंक्रीजिंग, फिर 2π से 3π में डिक्रीजिंग, ठीक है। जबकि tan cot के साथ ऐसा नहीं है, tan प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हर एक इंटरवल में वो इंक्रीज करेगा। सेम विद द केस cot के साथ होगा, cot ईच एंड एवरी इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी x इंक्रीज करने पे y क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा घटेगा, देख रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ये वैल्यू। हाँ ठीक है हिमांशु, एकदम सही बोले, nπ पे होगा अनडिफाइंड cot x। समझे, सभी पॉइंट मैं इसमें कैप्चर कर लिया हूं। कुछ बातें और भी है जो कि हम लोग 12th में लर्न करेंगे फंक्शन चैप्टर में। स्लोप के बारे में पढ़ोगे, dy/dx डिफरेंशिएशंस के बारे में पढ़ोगे, इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ोगे, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है। अब करें इसको। सो ये ऑल अबाउट साइन, कॉस, टैन एंड कॉट। ये ग्राफ आपको टिप पे याद होना चाहिए, ये मेमोराइज होना चाहिए।
तो कुछ वैल्यू मैं आपको साइन कॉस टैन में भी लिखवाया हूं। साइन का वैल्यू 0 पे क्या होता है, 1 पे क्या होता है, -1 पे क्या होता है। कॉस का वैल्यू मैंने बताया 0, 1 और -1 पे क्या होता है। उसी तरह से मैं टैन का वैल्यू 0 पे बताया हूं, अनडिफाइंड कहाँ होगा टैन। और कॉट का वैल्यू मैं 0 पे बताया हूं और अनडिफाइंड कहाँ पे होता है। ठीक है, सो साइन हो गया, टैन हो गया और कॉट हो गया। साइन टैन कॉट ये तीनों फंक्शन ऑड फंक्शन है। और जो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, फंक्शंस के लिए कोई बेस फंक्शंस के, देखो 11th में भी हिमांशु फंक्शंस है, सेट रिलेशन फंक्शंस, उस समय हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है आपको 11th वाले पार्ट में। 12th में बहुत डिटेल में पढ़ना है फंक्शंस। सो फंक्शंस 11th में भी है, 12th में भी है। 11th में सिर्फ डेफिनेशंस, डोमेन रेंज, बस उतना ही है। हाँ, ये पूरा बेस हो गया फंक्शंस। एक्चुअली फंक्शंस समझने के लिए ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग हिमांशु, तो ये पूरा बेस हो गया। आपको ये सब पता होना चाहिए। आपको कोई बोल दे कॉट 0 कहाँ होता है, तो ब्लैंक नहीं होना है। कॉट 0 90 पे होता है, ये तो एकदम आप जानते ही होंगे। लेकिन अब जो जानना है कि कॉट 0 कहाँ पे होता है, कॉट इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, कॉट का पीरियड क्या होता है, ये सब आपको टिप पे याद होना चाहिए। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है कॉट का, ये सब जब आप मेमोराइज रखोगे ना, तो ही 12th आपका बेहतर होगा। ये प्योर बेसिक बेस हो गया। आपको मतलब इनिशिएट कर रहे हैं आपको। ये ग्राफ आया कैसे, तो ये जस्ट ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ पेपर पे 0, 30, 60 लेकर के प्लॉट करके देखा गया, तो इसका नेचर इसी टाइप का आता है कॉट का। ठीक है, अब देखो सेक और कॉसेक का। तो फिर y इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स जो होता है 1 अपॉन कॉस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ऑरिजिन हो जाएगा π/2। π/2 पे सेक का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी यहीं से पास करेगा। और पाई पे सेक का वैल्यू -1 होता है, फिर 3π/2। ठीक है, π/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा ना। π/2 cos 0 हो जाता है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा π/2। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, 3π/2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, 2π एक आगे और भी ड्रॉ कर देता हूँ। सो 5π/2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसी तरह से -π/2 -π और -3π/2। अब देखो ग्राफ जो है ना, ड्रॉ कैसे करते हैं हम, बिना देख के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कभी भी आप मेरे को पूछो ग्राफ, मेरे को मेमोराइज ऐसा नहीं है कि मेमोराइज करके मैं रखा हूं। एक्चुअली cos 0 कहाँ पे होता है, तो cos 0 1 होता है, तो क्लियरली 0 पे ये वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। और पाई पे cos पाई -1 होता है, तो ये -1 हो जाता है। पाई पे इसका वैल्यू -1 होगा, यानी एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। बोलेंगे ये लाइन क्यों ड्रॉ किया, ये लाइन बेसिकली y इक्वल टू 1 का है, और ये लाइन आपको y इक्वल टू -1 का है, और एक्स एक्सिस का लाइन y इक्वल टू 0 हो गया। तो cos 0 जो होता है ना 1 होता है, यहीं से ग्राफ जो है ना इसका ऊपर रहता है, इसका ग्राफ यहीं से ऊपर होगा। पाई पे cos का वैल्यू -1 होता है, तो ये सही नीचे जाएगा। इस तरह से ग्राफ होता है। फिर अगेन पाई 2π पे cos का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से ऊपर भागता है ग्राफ, इस तरह से होता है। ठीक है ना, फिर -π पे इसका वैल्यू -1 होता है, तो इसके नीचे भागेगा ग्राफ। इस तरह से इसका ग्राफ होता है। -1 से 1 के बीच में नहीं होगा ग्राफ, ये 1 हो गया और ये लाइन आपको -1 हो गया, तो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। ऑब्वियस है, cos x जो होता है वो बेसिकली रेसिप्रोकल होता है। हाँ, एकदम सही बोले अर्चित। cos जो होता है, cos sec जो होता है बेसिकली cos का रेसिप्रोकल होता है। तो
तो कॉस अगर -1 से 1 आ रहा है तो -1 से 1 के वैल्यू को पलटोगे तो -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, -1 से ज्यादा कम या -1 से ज्यादा आएगा। यानी इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आप समझ आ गया होगा, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट cos 0 नहीं होना चाहिए। तो cos 0 कहां नहीं होगा, 2n + 1 × π/2, इसको छोड़ करके सारे वैल्यू हो सकता है। ये हो गया डोमेन। cos का जो रेंज होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, cos का जो रेंज होगा, सॉरी sec का जो रेंज होगा वो होगा -1 से लेस या नहीं तो 1 से ग्रेटर। यानी sec का जो रेंज होगा -1 से लेस होगा यानी तो 1 से ग्रेटर होगा, या आप बोल सकते हो डायरेक्टली sec स्क्वायर्ड होगा ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा। स्क्वायर कर दोगे तो निगेटिव तो आएगा नहीं, 1 से ग्रेटर होगा। तो sec स्क्वायर x ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा। हाँ ये भी बोल सकते हैं, एकदम सही बोला अक्षित। यानी ये भी आप बोल सकते हो कि ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट -1 से 1 को छोड़ करके। ये भी आप बोल सकते हो, -1 से 1 के बीच में छोड़ करके सारे वैल्यू होंगे। हिमांशु पाराबोलिक नहीं बोल सकते हैं, पाराबोलिक का नेचर जो होता है ना वो स्लोप पे निर्भर करता है। यहाँ पे पाराबोलिक शेप दिख रहा है लेकिन इसको पाराबोलिक नहीं बोलोगे, ठीक है हिमांशु, पाराबोलिक जैसा शेप दिख रहा है आपको लेकिन ये पाराबोलिक नहीं होगा। ग्लास है तो ग्लास ही रहेगा ना, बाल्टी है तो बाल्टी रहेगा, बाल्टी भी तो बाल्टी को ग्लास क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। तो पाराबोलिक जैसा दिख जरूर रहा है लेकिन इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। तो याद रहेगा सेक का रेंज -1 से लेस 1 से ग्रेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता सेक का रेंज। -1 से इक्वल या लेस होगा या 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा, या नहीं तो सेक स्क्वायर बोल सकते हो 1 से ग्रेटर इक्वल होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सेक एक्स पीरियडिक होगा, सेक एक्स इज पीरियडिक विद, इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा, इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2π होगा। इसको कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट एक शेप है, ये ब्रांच बोलेंगे इसको, सेक एक्स का ब्रांच बोलेंगे, ठीक है दिव्यांश। हाँ सेक एक्स इवन फंक्शन है, गुड वेरी गुड। और ये भी पीरियडिक होगा, इसका पीरियड 2π होगा। देख सकते हो यहां से यहां तक जज करो, ये 2π इंटरवल है, ये नीचे ऊपर, फिर पाई से 5π/2 में देखो नीचे ऊपर, तो नीचे वाला पार्ट ब्रांच, ऊपर वाला ब्रांच, ये ब्रांच रिपीट कर रहा है। तो एवरी 2π इंटरवल पे ये नेचर ऊपर नीचे ब्रांच रिपीट कर रहा है, इसलिए फंक्शन पीरियडिक होगा जिसका पीरियड 2π होगा। तीसरा पॉइंट आप सही बोले हो कि सेक एक्स, सेक ऑफ -x जो होता है सेक एक्स ही होता है, तो सेक एक्स इवन फंक्शन होगा, सेक एक्स इज एन इवन फंक्शन। और याद रखना है एवरी इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है, एवरी इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एवरी इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है। नहीं दिख रहा है, y एक्सिस पे अगर मिरर रख दो, यहां पे एक मिरर रख दो तुम, ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये बन जाएगा, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज कहीं यहां बनेगा, मैं ड्रॉ नहीं किया हूं, लेकिन इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये बनेगा, तो ये मिरर इमेज बनेगा। हाँ स्वास्तिक, बात तो बराबर ही होगा ना, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। स्वास्तिक, -1 से छोटा और 1 से बड़ा का मतलब क्या, यानी सारा वैल्यू -1 से 1 के बीच को छोड़ करके। बात सोचो, नंबर लाइंस पे -1 यहाँ है और 1 यहाँ है, ऑरिजिन यहाँ है, तो बोल रहा हूं कि -1 से छोटा लो या 1 से बड़ा लो, ये सेक एक्स का रेंज होता है। इन अदर वर्ड्स में कोई ये तो बोल सकता है ना कि सारा वैल्यू लेंगे -1 से 1 के बीच को छोड़ करके, तो बात तो बराबर ही होगा ना। तो या तो ये लिखें या नहीं तो हम लोग ये लिखें, बात बराबर ही होगा। तो दोनों का मीनिंग एक ही होगा, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। मैं सारा वो अल्टरनेट लिख रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज मत हो सकता है बुक में ऐसा लिखा मिले आपको, तो इस तरह से भी लिख सकते हो, -1 से छोटा या इक्वल या 1 से बड़ा या इक्वल।
इसका मतलब ये होगा कि सारा वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में छोड़ करके। ठीक है, तो ये टोटल पॉइंट हो गया आपका। तो बस इतना ध्यान रखना है, सेक का ग्राफ बहुत कम यूज होगा, इसमें ध्यान रखना है पीरियडिसिटी, एक्सेप्शंस ये नहीं, कर्ली ब्रैकेट बेसिकली जो है ना दिव्यांश, सेट थ्योरी जो है ना, सेट थ्योरी जब हम लोग यूज करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो जब भी 2-4 वैल्यू जैसे सेट में पढ़े होंगे कि सेट में अगर 2-3 वैल्यू को दिखाना हो तो इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं। ये बेसिक्स में देखोगे, बेसिक्स में ये सब बताऊंगा बातें। तो सेट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और इस ब्रैकेट का यूज हम लोग कंटिन्यूअस वैल्यू में यूज करते हैं, जिसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये सब करेंगे, देखेंगे हम लोग बाद में। बहुत इसमें बहुत 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है, ग्राफ याद रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन रेंज याद रखना है। डोमेन रेंज, पीरियडिसिटी, इवन है कि ऑड, ठीक है, बस इतना 3-4 पॉइंट। तो इसका ग्राफ -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, यानी -1 से नीचे ही होगा ग्राफ या 1 के ऊपर ही होगा। तो रब करें इसको। ठीक है सर, ग्राफ से रिलेटेड कैसा क्वेश्चंस रहेगा, एकदम हम क्वेश्चंस लेंगे आपकी। ज्यादातर 11th में कम क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन 12th में आपको हर एक चैप्टर में पूरा ग्राफ ही ग्राफ रहेगा। ग्राफ से क्वेश्चंस जो है ना बनाना इजी होता है। तो 11th में कम है, आपको 12th में देखेंगे ग्राफ। ये बेसिकली 12th के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो लास्ट ग्राफ 6 y इक्वल टू cosec x। वैसे तो उतना जरूरत नहीं है ग्राफ, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो जानना चाहिए। सो π/2 पे साइन का वैल्यू 1 यानी डिफाइंड होगा, π/2 पे, पाई पे अनडिफाइंड होगा, पाई पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, 3π/2 पे डिफाइंड होगा, 2π पे अनडिफाइंड होगा, फिर 5π/2 और 3π पे वर्टिकल लाइन। ठीक है, -π/2 लेट्स सी है -π, -3π/2 लेट्स सी है -2π। ठीक है ना, π/2 पे साइन का वैल्यू 1 होता है तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर ही ग्राफ होगा, इसका -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। 3π/2 पे साइन का वैल्यू -1 होता है तो कॉसेक का भी वैल्यू क्या होगा, -1 ही होगा। तो साइन का वैल्यू 1 जो होता है π/2 पे होता है। ठीक है ना, इसी से ग्राफ ऊपर जाएगा इस तरह से। साइन 3π/2 -1 होता है तो 1/-1 -1 ही होगा, तो ये नीचे ग्राफ जाएगा। फिर 5π/2 पे साइन का वैल्यू 1 होता है तो कॉसेक भी 1 ही होगा, इसके ऊपर जाएगा ग्राफ। सो -π/2 पे वैल्यू -1 होगा, इसके नीचे ग्राफ होगा। -3π/2 पे इसका वैल्यू 1 होता है तो ये ऊपर जाएगा ग्राफ। ठीक है ना, तो इसमें पहला पॉइंट ये हो गया कि डोमेन, यानी x के किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो x के सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट nπ, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो nπ को छोड़ करके, क्योंकि साइन वहां 0 हो जाता है तो कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जहां तक इसका रेंज की बात है तो वही होता है जो सेक का होता है। तो कॉसेक का भी रेंज क्या होता है, ये -1 से लेसर ही होगा या cosec x 1 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है ना, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, cosec स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, 1 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है ना, दैट इज, या इस तरह से लिख लो, y इज लेस देन इक्वल टू -1 या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन
1 से इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इंटरवल। हम लोग बेसिक में पढ़ेंगे ये सब बातें, ठीक है ना। यहाँ लोग इसको ऐसे भी लिख देता है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 से 1 को छोड़ करके। ये सब बात बराबर ही होगा, तो कोई एक याद रखो, बाकी सब वैसे ही लिखाओ। cosec x -1 से लेस 1 से ग्रेटर, ठीक है ना, जैसे हम लोग सेक के बारे में लिखे थे। हाँ, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, एकदम सही मानसो, सही है। डोमेन इसका ऑल रियल होगा एक्सेप्ट n पाई। दूसरा पॉइंट, sec x भी पीरियडिक, सॉरी cosec x भी पीरियडिक होगा। सो cosec x इज पीरियडिक विथ फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होगा। एवरी 2 पाई इंटरवल पे इसका नेचर क्या होगा, रिपीट करेगा। देख सकते हो, जैसे -2 पाई से 0 के बीच में देखोगे, ये अप वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच ये रिपीट कर रहा है। 0 से 2 पाई में देखो, अप ब्रांच लोअर ब्रांच, तो ये और ये नेचर रिपीट कर रहा है। दिस तो ये इंटरवल जज करोगे तो जो मिनिमम शॉर्टेस्ट इंटरवल आ रहा है वो बेसिकली 2 पाई आ रहा है। इसी शॉर्टेस्ट इंटरवल को हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, तो 2 पाई होगा। तीसरा पॉइंट, cosec x, cosec -x जो होता है माइनस cosec x होता है। तो ध्यान रखना है कि cosec x जो होता है ना, एक ऑड फंक्शन होगा। cosec x इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे, cosec x का वैल्यू 1 कहां पे होगा, तो cosec x का वैल्यू 1 वहीं पे होगा जहां पे sin x 1 होगा, वहीं पे होगा जहां पे sin x का वैल्यू 1 होगा। और sin x का वैल्यू 1 कहां पे होता है, 4n + 1 × π/2 पे, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, जस्ट इसमें डोमेन रेंज हो गया, पीरियडिसिटी, और ये ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा। वो मैं बात लिख नहीं रहा हूं आपको। -π/2 से π/2 में ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। सो cosec x is a decreasing graph in x belongs to -π/2 से +π/2। अब एक इंटरवल में कमेंट कर दिया है, तो फिर जैसे -π/2 से +π/2 में डिक्रीज करेगा, फिर π/2 से 3π/2 में देख रहे हो वैल्यू बढ़ रहा है इसका, तो इंक्रीज करेगा। तो अगला इंटरवल में इंक्रीज करेगा, फिर उसके अगले इंटरवल में डिक्रीज करेगा। उतना कुछ याद नहीं रखना है। सेक और कॉसेक का रेयरली आपको ग्राफ यूज होगा। हाँ, डोमेन रेंज आपको मेमोराइज रखना है, पीरियडिसिटी याद रखना है। cosec -x माइनस cosec x होता है। तो मैं अभी समराइज कर देता हूं, जहां साइन की बात है, cosec की बात है, tan उसका रेसिप्रोकल cot, ये सारे फंक्शन ऑड होते हैं और 2 ही फंक्शन इवन होते हैं, cos x एंड sec x, ठीक है। साइन कॉस सेक कॉसेक, ये चारों फंक्शन पीरियडिक होता है, जिसका पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। टैन कॉट का पीरियड पाई होता है, जबकि साइन कॉस कॉसेक सेक का पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है, याद रहेगा। और बाकी सब, टैन जो होता है प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉट प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन एक्स जो होता है -π/2 से π/2 में इंक्रीज करता है, फिर π/2 से 3π/2 में डिक्रीज करेगा, फिर 3π/2 से 5/2 में इंक्रीज करेगा, इस तरह से एंड सो ऑन। सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है, -π/2 से π/2 में साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। कॉस एक्स 0 से π में डिक्रीजिंग होता है। टैन एक्स प्योरली इंक्रीजिंग होता है, अपने डोमेन में कहीं पे भी इंक्रीज करेगा डोमेन में। कॉट एक्स एक प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, अपने डोमेन में। जहां तक सेक की बात है, सेक का नहीं लिखा मैं, कॉसेक का लिख दिया हूं। वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग देखेंगे। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ना, जब आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ही बच्चा जैसे आपको लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे। जस्ट 2-3 पॉइंट याद रखना है। साइन कॉस टैन कॉट का ग्राफ मेमोराइज होना चाहिए, उसका डोमेन रेंज याद होना चाहिए, पीरियडिसिटी पता होना चाहिए, बस इतना। इवन ऑड ये सब मैं 12th में आपको रिपीट करूंगा ये सब बातें, ठीक है। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, और इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके बताता हूं आपको किस टाइप का क्वेश्चंस दिखेगा। रब करें इसको।
ये हो गया ऑल अबाउट ग्राफ, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। चलो ओके। अब जैसे देखो मैं क्वेश्चंस दू कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x इन माइनस पाई से 2 पाई, माइनस पाई से 2 पाई में बोला है cos x का ग्राफ ड्रॉ करो। अब मान लो किसी ने cos x का ग्राफ ड्रॉ किया ही नहीं है और ना ही मेमोराइज रखा है, तो वो तो ड्रॉ कर ही नहीं पाएगा। तो कैसे ड्रॉ करोगे? माइनस पाई से 2 पाई में cos का ग्राफ, ये y एक्सिस हो गया, ये माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस पाई हो जाएगा। एवरी पाई बाय 2 इंटरवल पे ब्रेक कर लो, तो ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो माइनस पाई से पाई जानते हो ऑरिजिन पे देखो पेन कहाँ हम रख रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। cos 0 1 होता है और यहीं से ग्राफ को ट्रैवल करवाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर 2 पाई तक लाना है, फिर जो है इसके नीचे जाएगा, बस हो गया। ये हो गया cos का ग्राफ। मिनिमम वैल्यू इसका -1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ड्रॉ। इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक। जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x इन 0 से पाई। 0 से पाई में 10x का ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ, रेंज -1 से 1 हो जाएगा। इसका ग्राफ का रेंज क्या होगा? -1 से 1। मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है ग्राफ के? सबसे लोएस्ट वैल्यू को हम लोग जो है ना मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम से लेकर के ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसी को रेंज बोलते हैं। So, किसी फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू दैट और से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू को रेंज कहा जाता है। तो रेंज इसका -1 से 1 हो जाएगा। और डोमेन तो जानते ही cos x का ऑल रियल वैल्यूज होता है। tan x का देखो, tan x का 0 से पाई में ड्रॉ करना है। तो देखो tan x का 0 से पाई में, तो पाई बाय 2 पे क्या होता है? tan का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। यहां पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। माइनस पाई बाय 2 पे भी अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना? तो ऑरिजिन से tan पास करता है। इस तरह से ग्राफ इसका होगा। अब इधर ड्रॉ नहीं करना है तो इधर ड्रॉ नहीं करोगे, तो इसमें आप डॉटेड लाइन में कर दिया लेकिन ड्रॉ नहीं करोगे। फिर पाई बाय 2 पे ये आगे जाएगा, आगे ड्रॉ नहीं करना है, इसके पीछे करना है। ये हो गया tan x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है ना? 0 से पाई में इसका ग्राफ ये होगा। तो ग्राफ ही इसका ड्रॉ करना था। इसका रेंज क्या होगा? -∞ से +∞ हो जाएगा। अगर बोले इसका रेंज कमेंट करो तो -∞ से +∞। ये ग्राफ -∞ तक जा रहा है और ये +∞। 0 से पहले और पाई से आगे डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ किया हूं क्योंकि इसके आगे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना था, मुझे सिर्फ 0 से पाई के बीच में ड्रॉ करना था। तो ये हो गया ड्रॉ ग्राफ। पाई बाय 2 को टच नहीं करवाना है, ठीक है ना, इस लाइन को, क्योंकि पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड है ग्राफ। टच करवा दोगे तो मतलब वैल्यू आ जाएगा, इसलिए पाई बाय 2 को टच नहीं, ये डॉटेड लाइन को टच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन दूं कि फाइंड द रेंज ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर्स में यही हम लोग पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज। जो भी आपके 12th के स्टूडेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये भी लेक्चर्स आप आके करोगे, नहीं तो आपको 12th में बहुत दिक्कत होने वाली है। फाइंड डोमेन रेंज निकालना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू cos x।
जहां x दे रहा है -π/2 से +π/2। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? मुझे बताना है cos x का रेंज क्या होगा -π/2 से +π/2 के बीच में। -π/2 से +π/2 के बीच में मुझे cos x का रेंज चाहिए। तो जब भी आपको रेंज चाहिए तो ग्राफ ड्रॉ करो -π/2 से +π/2 के बीच में। तो लेट्स से ये -π/2 हो गया और ये π/2 हो गया। 0 पे cos का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इस तरह का ग्राफ होगा cos x का। आगे ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 जो भी है डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। इधर भी ग्राफ होगा तो cos x का ग्राफ। बता सकते हैं इसका रेंज क्या होगा? कौन मुझे बताएगा इसका रेंज, इसका आंसर? मैं ग्राफ भी प्लॉट कर दिया हूं। साहिल x का वैल्यू मेंशन किया हुआ है, x -π/2 डोमेन यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ग्राफ इसका ट्रेस करना है -π/2 से π/2 के ही बीच में। तो x अगर बॉन्ड कर दोगे तो रेंज भी तो बॉन्ड हो जाएगा ना। स्वास्तिक बोल रहा है -1 से 1। स्वास्तिक नीचे ग्राफ जा ही नहीं रहा, एकदम अक्षित सही बोला, 0 से 1 होगा। इसका रेंज होगा 0 से 1। और जितना खिलाओगे उतना ही तो जनरेट करेगा। इसको खिला कितना रहे हो? -π/2 से π/2 खिला रहे हैं। तो -π/2 से π/2 में निगेटिव तो होगा ही नहीं कॉस। -π/2 पे 0 होता है, बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम 1 होगा, फिर घटते 0 आ जाएगा। तो ये वैरी कहां से कहां तक कर रहा है? अरे बहुत सिंपल है साहिल, x का वैसा वैल्यू, x जो मेंशन किया हुआ वो डोमेन मेंशन किया हुआ है। तो फंक्शन का डोमेन -π/2 से π/2 दिया गया है, उस डोमेन में बोला रेंज निकालने के लिए। तो जब x मेंशन कर दिया तो उसमें रेंज ग्राफ पे दिख ही रहा है कि y का वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रहा है। तो y जहां तक वैरी कर रहा है साहिल, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो इसका रेंज y जो y एक्सिस पे ये वैरी जो कर रहा है 0 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है साहिल। तो इसका रेंज जो होगा 0 से 1 होगा साहिल, ठीक है ना। अच्छा ये लो, एक क्वेश्चन और देता हूं, इसका बताओ क्या होगा। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y equal to tan x, x belongs to 0 से π/2। मुझे बताना है y equal to tan x का रेंज 0 से π/2 में क्या होगा। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तब तक बताओ तुम। तो tan का ग्राफ हम लोग अभी ट्रेस किए हैं π/2 और ये 0 हो गया और ये -π/2 हो गया। सब पे अनडिफाइंड होता है। तो tan का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और फिर इधर तो ट्रेस करेंगे नहीं क्योंकि इधर तो ड्रॉ करना नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो 0 से आगे 0 से π/2 में tan का ग्राफ बता सकते हैं इसका रेंज क्या होगा। हाँ एकदम सही है, 0 से इन्फिनिटी होगा। रोहन एकदम सही है, 0 से। अब साहिल को समझ में आया रेंज। तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा क्योंकि x अगर 0 रखोगे तो tan 0 होगा, बढ़ाते जाओगे π/2 रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। तो डोमेन रेंज जहां तक प्रॉब्लम है आपको नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद वाले क्लास में 2 क्लास हम आपको डोमेन रेंज ही पढ़ाएंगे साहिल, सो टेंशन मत लो। और 12th में तो हम बहुत सारे लेक्चर्स लेंगे डोमेन रेंज का। 12th में तो आपका पूरा फंक्शन में एक चैप्टर ही है डोमेन रेंज का। जैसे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, जैसे सो दैट, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है। सो दैट द इक्वेशन sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर।
is only possible when x equal to y but not equal to 0। मतलब ये दोनों इक्वल हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सो दैट द इक्वेशन sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इक्वल टू y। बोल रहा है कि ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब x y के इक्वल होगा, और इक्वल तो होगा लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x y 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो हम ये जानते हैं, एज वी नो, ये कंसेप्ट यूज करना है, एज वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। थीटा कुछ भी पुट करें, sec स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा। अभी जस्ट मैं ग्राफ पे आपको बताया हूं, ठीक है ना। देख रहे हो इस कंसेप्ट को कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो sec थीटा कुछ भी पुट करोगे तो sec स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर होता है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो -1 से तो लेस होगा नहीं, 1 से ग्रेटर ही आएगा। और sec स्क्वायर किसके इक्वल है? sec स्क्वायर का वैल्यू 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर के इक्वल है। ये ऑलवेज 1 से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देख सकते हो, x और y 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x और y 0 हो गया तब तो ये रेशियो क्या होगा? अनडिफाइंड ही हो जाएगा। तो x और y 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं इक्वालिटीज में। इसको लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y का होल स्क्वायर, तो 4xy। अच्छा इसको मैं पहले लिख दूं, x प्लस y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू 4xy। पलट देता हूं, जैसे a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो b लेस देन इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा। अगर ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझे सभी लोग। और 4xy लेफ्ट साइड ले आओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4xy को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, कैन नॉट बी लेस देन 0, 0 से छोटा होगा नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर 0 के इक्वल हो सकता है, यानी x माइनस वाई 0 हो सकता है, यानी x इक्वल टू क्या हो सकता है? y हो सकता है। और बशर्ते x और y क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये मुझे प्रूफ करना था। यानी x y इक्वल लोगे तभी sec स्क्वायर का वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा। अगर डिफरेंट वैल्यू लेते हो x और y के, तब फिर ये वैल्यू जो है हमेशा जो है 1 से छोटा आएगा, तब ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि sec का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? 1 से ग्रेटर होता है। समझे सभी लोग? तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्लास बताऊंगा, डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th में तो कम यूज होगा, लेकिन 12th पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। किसी को इसमें डॉट तो पॉइंट आउट कर सकते हो, तब तक मैं एक टिक ले लेता हूं। ठीक है ना। तो ग्राफ में जो है ना, जो देखोगे बहुत सारा ग्राफ sin 2x cos 2x sin x/2, अभी उस सब ग्राफ को छोड़ दोगे। अभी जस्ट मैं एलिमेंट्री ग्राफ बताया हूं। हाँ, अलजेब्रिक इक्वेशंस का भी, तो ग्राफ का मैं अलग से क्लास लूंगा, ठीक है ना। तो ग्राफ अभी छोड़ दोगे, अभी जस्ट बेसिक ग्राफ बताया, क्योंकि ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो ग्राफ का, क्योंकि ये सब ग्राफ का थोड़ा बहुत मुझे यूज पड़ेगा डोमेन रेंज निकालने में, इसलिए मैं बताया हूं। अलजेब्रिक इक्वेशंस का भी फाइंड, हाँ अलजेब्रिक इक्वेशंस का भी, ठीक है ना, ग्राफ होता है। ये कहना चाह रहे हैं ना साहिल, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, क्यूबिक का ग्राफ, जितने भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। अलजेब्रिक का ग्राफ भी होता है आपको, y इक्वल टू रूट एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू, पैराबोलिक ग्राफ होता है आपको, फिर एलिप्टिकल ग्राफ होगा, एलिप्स से रिलेटेड होगा, हाइपरबोला ग्राफ होगा। हाँ डोमेन नहीं 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 नहीं, नहीं साहिल, डोमेन और रेंज सिर्फ रिलेटेड टू ट्रिगोमेट्री। जहां तक डोमेन रेंज पूरा सभी फंक्शंस का मैं आपको कैलकुलस में बताऊंगा 12th में। अभी जो डोमेन रेंज लर्न करेंगे सिर्फ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, तो टोटल लगभग 4 या 5 टाइप है, उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर्स को यहीं पे।
चलो ओके।